This meeting is being recorded. यार इसमें वॉइस क्यों नहीं आ रही मेरे इनकी सर की वॉइस क्यों नहीं आ रही? रवि मैं भी बोल नहीं रहा हूँ कुछ। अभी कोई कुछ बोले तब तो आवाज आए। हेलो करो भैया। हेलो। हाँ ओम हेलो। हाँ भैया बोल रहा था कल की क्विज बहुत अच्छी थी। 64 मार्क्स आए मेरे। पीडीएफ में से ऐसा लगा जो नहीं क्वेश्चन। ओके क्या भैया? कुछ ऐसा लगा जो नहीं कवर किया गया हो? नहीं सारे चीज कवर थे उसमें। अच्छी क्विज थी। ओके और जो स्पेन के ऊपर थे और मैं क्विज के बारे में कुछ पहले बताना चाहता हूँ। जो स्पेन के ऊपर क्वेश्चंस थे वो भी जितना पढ़ाई हुआ था उतना सही था। स्पेन के ऊपर अभी और क्लासेज होंगी। आज रीजनिंग की क्लास है बट इसके बाद फिर से स्पेन की क्लास वापस होगी आई थिंक ऑन फ्राइडे। और फिर उसके बाद जो भी लैंग्वेज की क्लास होगी सबको मिलाकर एक फिर से क्विज होगा। और ये क्विज तो खैर होते रहेगा। कल के क्विज में कुछ क्वेश्चंस आए थे, एक्चुअली कुछ मिस्टेक्स भी थे ऑन आवर पार्ट। हम लोगों से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। लाइक एक जगह पर यूनाइटेड नेशंस की जगह हमने शायद यूनाइटेड स्टेट्स लिख दिया था फ्लैग वाले क्वेश्चन में। यस भाई। बट आई थिंक सबने उसे करेक्ट ही किया है। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा मिसटाइप हो जाता है और गलत वर्ड आ जाते हैं वहाँ पर। बट आपको जैसे सबने सही कर दिया। यूनाइटेड नेशन था बट फिर भी सबने सही, यूनाइटेड स्टेट्स था फिर भी करेक्ट आंसर मारा है सबने। तो यही चीज करना है। सेम गोज टू मोरक्को वाला जो क्वेश्चन था, विच यूरोपियन कंट्री शेयर्स द फिजिकल बॉर्डर विथ स्पेन। तो वहां पर आंसर तो मोरक्को था। कई लोगों ने सही मारा, कई लोगों ने पॉइंट आउट भी किया कि मोरक्को इज नॉट एन यूरोपियन कंट्री। तो हाँ ये चीज मैं आपको मोरक्को के बारे में कुछ बता देता हूँ पहले। मोरक्को स्पेसिफिकली अफ्रीकन नेशन है, ठीक है। मोरक्को इज नॉट एन यूरोपियन नेशन। और बट मोरक्को जो है यूरोपियन यूनियन का एक कह सकते हैं आज पिछले कई सालों में अहम हिस्सा बन चुका है। और लाइक एक पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन की, नेबरहुड पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन नेबरहुड पॉलिसी। उसके तहत मोरक्को को एक एडवांस स्टेटस दिया गया है, ग्रांट किया गया है। और ये स्टेटस 2008 में दिया गया था। और इस एडवांस स्टेटस के बाद जब से मतलब 2008 में मोरक्को को मिला था, बट जो पार्टनरशिप थी मोरक्को और यूरोपियन यूनियन की वो 2000 में ही शुरू हो गई थी। उससे पहले 1987 में मोरक्को had applied to be a part of European Union. कृतिका म्यूट कर देना सबको, ठीक है। तो 1987 में मोरक्को had applied officially to be a part of European Union, but since Morocco was not an European nation, it was an African nation, so it was rejected. But they continuously tried to be a part of European Union. They tried to build a partnership with European Union. So 2000 के बाद से ये पार्टनरशिप चलती रही। बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। और फिर जाकर 2008 में स्पेशल स्टेटस ग्रांट हुआ था मोरक्को को यूरोपियन यूनियन के तहत। और उसके बाद से कई बायलैटरल प्रोग्राम्स हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं। और एट प्रेजेंट मोरक्को हैज द लीगलिटी to attend the programs of European Union. Although it's not a part of European Union, internal part European Union का नहीं है मोरक्को, but they can attend the bilateral programs or whatever European Union जितने भी work करते हैं, they can attend it.
सो अभी मोरक्को और यूरोपियन यूनियन की ये सिचुएशन है, अगर बाय चांस कभी मेंशन हो कहीं पर आपको फ्यूचर में, तो इस चीज को याद रखिएगा। और हाँ, कल क्वेश्चन में वो गौरव भैया मिस्टेक हल्का था लाउडली, वहां हल्का पर, हाँ वो क्वेश्चन में वहां पर मिस्टेक था, वहां पर यूरोपियन नहीं लिखना था हमें, बट एनीवे जितने लोगों ने सही किया सही किया, नहीं किया सही कोई बात नहीं। और कल के क्विज में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था वेरी गुड, जिनका नहीं था यू ऑल्सो डिजर्व एप्रिसिएशन। और आप लोग वर्क कीजिए, इस पर प्रैक्टिस होगी अभी धीरे धीरे, इस तरह से क्विज सॉल्व करेंगे ऑनलाइन, ये प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी एंड यू विल परफॉर्म वेल, ठीक है। और इस चीज से बिल्कुल भी वरी नहीं होना है कि मेरे मार्क्स कम आ गए, किसी और के मार्क्स ज्यादा आ गए, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन अगर किसी के पास हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम आज क्लास करेंगे रीजनिंग की, क्योंकि कई लोगों का आया था डाउट्स कि सर रीजनिंग इंग्लिश इन सब की क्लास, क्योंकि प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारों को, अगर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, पहले इन चीज़ों से नहीं टैकल किए होते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। तो आज रीजनिंग की क्लास इसलिए हमने रखा है बीच में। और आज के टीचर जो हैं आपके साथ वो अंबुज हैं। अंबुज यहाँ JNU में स्टूडेंट है अरेबिक पर्शियन सेंटर के। So today he will interact with you. He will give some brief ideas how to solve reasoning questions. So good luck, Ambuj. You can carry on. Welcome. थैंक यू गौरव भैया। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? Yes, Ambuj, your voice is clear and all students could be on mute. So you can ask someone to drop a message on chat box. Okay. ठीक है, थैंक यू। हाय एवरीबॉडी, हाय एवरीबॉडी। तो शुरू करते हैं। आई थिंक टाइम तो हो ही चुका है, 35 हो चुका है, जितने गाना सब आ चुके होंगे। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ खुद से एक बार खुद को। माय नेम इज अंबुज सिंह। आई हैव ग्रेजुएटेड दिस ईयर फ्रॉम JNU पर्शियन सेंटर। आई विल बी taking class का मतलब आई विल बी गाइडिंग यू गाइस ऑन एनालॉजी, मतलब वही लॉजिकल रीजनिंग। Feel free to comment, speak, put your points, whatever you want to. Hello. This is totally going to be a two-way talk, okay? So feel free to drop anything you want to say, ask any question, any confusion, any issues. ऐसा नहीं कि मैं एक साइड से बोलते जा रहा हूँ and you guys are not at all concerned if it's a story. हाँ, डायरेक्शन रीजनिंग, आई विल टेक केयर ऑफ डायरेक्शन रीजनिंग। एक ट्रिक है, आई थिंक ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। रेड बकेट प्रॉब्लम्स, दीपक। हाँ दीपक, रेड बकेट प्रॉब्लम यू DM मी, वो पर्सनल टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें बता देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक हमारा है, लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें एनालॉजी। एनालॉजी सब जानते होंगे, एनालॉजी होता है किसी भी चीज का रिलेशन। लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट रिलेशन। हम कोई भी रिलेशन कैसे कैरी करते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी हम उस क्वेश्चन को समझ जाएं। द मोमेंट हम उस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, जो नेक्स्ट पार्ट जो भी हमसे वो पूछता है, हम उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स, अगर आपके पास कॉपी पेन अगर है अभी तो लाना चाहेगा कोई, तो कॉपी पेन ला सकते हैं। कुछ नोट्स करना होगा तो नोट आप लोग कर लोगे, थोड़ा इजी रहेगा। बाद में अगर कुछ ध्यान देना होगा तो स्टार्टिंग से थोड़ा, हाँ ग्रामर का, ब्लड रिलेशनशिप, हाँ ब्लड रिलेशनशिप भी आ जाएंगे। देखो हाँ
सभी लोग नोट करते रहें। तो हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, एनालॉजी है बेस ऑफ रीजनिंग। तो पहले तो आप सिलेबस, प्रोस्पेक्टस आई थिंक सबने देखा होगा, फिर भी अगर प्रोस्पेक्टस का ध्यान नहीं है तो डिटेल्ड सिलेबस रीजनिंग में नहीं आता है। और सब जानते हैं कि रीजनिंग सबसे इजी पार्ट होता है, ज़्यादा मेहनत होता नहीं उसमें। तो ऐसा भी नहीं कि रीजनिंग में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही सब छूट गया। इसलिए कुछ बेसिक ट्रिक्स पे ध्यान रखना है, कुछ बेसिक ट्रिक्स को याद रखना है, जिसके चलते जितना टाइम जाना चाहिए हमारे रीजनिंग पोर्शन में और जितने स्कोर आने चाहिए वो दोनों का रेशियो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और फिर मार्क्स आया नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला गया तब मार्क्स आया। एक लिमिटेड अमाउंट का टाइम रीजनिंग लेता है प्रिपरेशन से पहले, थ्रू प्रिपरेशन, और एग्जाम में एक पर्टिकुलर स्कोर होता है जो कि डिसेंटली आ जाता है लोगों का रीजनिंग में, तो उतना स्कोर आ जाना चाहिए। जनरली जो भी सेक्शन होता है, एक जेएनयू का एक अलग सेक्शन होता है, नोट कर सकते हैं, जो कि जेएनयू के एग्जाम्स के लिए थोड़ा फेमस होता है, वो होता है सीजन रीजनिंग। सीजन रीजनिंग में क्या होता है, रिलेटिव मेजर्स, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं। सीजन रीजनिंग जिसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक वर्ड आपको दिया हुआ है, जैसे बुक, तो बुक इज रिलेटेड टू पेज। तो जैसे बुक और पेज का जो रिलेशन है, इस रिलेशन में जो सीजन होता है, उस सीजन को कैच करके हम लोग का जो अगला टर्म होता है, अगला जो पेयर होता है, उस पेयर को हमें कैच करना होता है। एक ये वाला पोर्शन होता है जो कि लोग जो बाहर से लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको ये ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी और चीज़ों की, वो तो बाकी सब चीज़ों का जानते ही होंगे। ऑड वन आउट, आप सिलेबस एक बार नोट कर लो, 4-5 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स, और मुझे बताना हाँ ना। आप तो ऑडियो ऑफ है आपका, तो कुछ समझ ज़्यादा आ नहीं रहा है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक बार कुछ स्टूडेंट्स हाँ ना कुछ बता देना, इधर लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। हाँ, आरजू बुक पेज, हाँ वही, या राइट, लिख लो एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। थैंक यू। हाँ बस 4-5 काफी समय, बस 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 बस। पहला टॉपिक लिख लो, एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। ओके। सेकेंड टॉपिक, सीरीज। सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। वैशाली सचिन, अरे नहीं, अनम्यूट में फिर काफी इश्यूज होने लगते हैं, सब फिर एक साथ हल्ला होने लगता है। 4-5 स्टूडेंट यहाँ लिखते जाएंगे, डोंट वरी, हो जाएगा। अगर कुछ वैसा पर्सनल इशू लगेगा तो मैं अनम्यूट कर दूंगा पर्सनली किसी को, अगर कुछ वैसा बोलना होगा तो। एक लॉजिकल डिडक्शन है, उसका एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था। ऐसे जनरल रहता नहीं है, हम लोग का समय तो और नहीं रहता था, अभी तो पिछले साल भी नहीं था लास्ट ईयर, लेकिन एक क्वेश्चन था टॉपिक में। आई डोंट नो इंक्लूड करना चाहिए नहीं इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन आप छोटा सा टॉपिक है, देख सकते हैं, लिख लीजिए लॉजिकल डिडक्शन। और स्टेटमेंट एंड असम्पशन का भी 2 क्वेश्चन था लास्ट ईयर, आई थिंक 2 या 1 क्वेश्चन इसका भी था, और उसके पिछले साल इसका भी क्वेश्चन नहीं था। तो इसको भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि पैटर्न तो खुद इतना वेरी कर रहा है हर साल हर मिनट, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या टॉपिक आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है। तो स्टेटमेंट एंड असम्पशन तो आप अपने दिमाग से वहां पे एट द मोमेंट समझना होता है। 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, कुछ बोलना है? कृतिका, कृतिका मीटिंग में हो? यस यस यस। ये अगर किसी को पर्सनली कुछ बोलना है तो कैसे अनम्यूट कहाँ से करना है वो? I've asked them to unmute and they can also write on chat box, क्योंकि अगर आप सब चैट बॉक्स पे लिख सकते हो ना, ऐसे बार बार अनम्यूट करने में थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, वो जो सेशन है वो डिस्टर्ब होगा। तो अगर कुछ बहुत लंबा नहीं है तो चैट बॉक्स पे लिख दो। एक बार रिपीट करने के लिए काफी लोग कह रहे हैं, तो रिपीट कर दीजिए, चलो ठीक है। एनालॉजी, हाँ किसी ने तो लिखा ये नीचे, ये देखो, एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। एनालॉजी तो बेसिक है पूरे लॉजिकल रीजनिंग का। अगर लेक्सिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आपके प्रॉब्लम्स नॉलेज बेस्ड नहीं है, जैसे रीजनिंग 2 तरह के होते हैं, एक होता है लेक्सिकल रीजनिंग, एक होता है कॉमन सेंस की रीजनिंग। कॉमन सेंस की रीजनिंग जिसमें आपको पर्सनल नॉलेज जो पहले से पता है उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। लेक्सिकल प्रॉब्लम्स में होगा कि आपको पता होना चाहिए, जैसे 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 एग्जांपल, जैसे काउ इज टू काफ, तो अगर आपको काफ पता ही नहीं है, काफ क्या होता है, बछड़ा क्या होता है, तो फिर आप कोई फायदा नहीं, कितना भी कॉमन सेंस लगा लो, क्या फायदा नहीं है। तो काफी चीजें आपको एज जनरल नॉलेज, थ्रू बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर पता है तो फिर आप उन्हें सोल्व कर लोगे, अगर पता नहीं है फिर तो कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। सेकेंड पॉइंट है सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग।
और कोई बहुत मोटा बुक एक आता है पीसी चंद्रा का, बहुत मोटा रीजनिंग, बहुत मोटा नहीं रीजनिंग, मैंने कहा फिर से एक लिमिटेड टाइम जाता है रीजनिंग में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हर दिन आधा घंटा 10-15 मिनट 30 मिनट आधा घंटा प्रैक्टिस कर लिया। और रीजनिंग प्रैक्टिस का है, रीजनिंग आप क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं एक बार उनको प्रैक्टिस कर लो। डिस्टेंस वाला, ब्लड रिलेशंस, पिक्चर्स जनरली नहीं आते हैं जेनी वाले क्वेश्चंस में, बट हु नोज। एक बार फिर से वही बात है, पैटर्न नोबडी नोज द पैटर्न, नोबडी श्योर अबाउट द पैटर्न, नोबडी कैन गारंटी कि नहीं ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन एक बहुत ही ब्रॉड सिलेबस दे दिया है जो प्रोस्पेक्टस निकाला है एनटीए ने, जेएनयू ने, और उसमें पता नहीं अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा। थर्ड है लॉजिकल डिडक्शन। नॉन वर्बल रीजनिंग जो पिक्टोरियल होता है उसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब क्वेश्चंस में जनरली आए नहीं है कभी, लेकिन ये टफ होता नहीं है। अगर पेपर में रहता था तो काफी इजी था, कुछ अगर हाथ में तो ट्रिक उसका वही होता है, आप सभी जानते होंगे, बचपन में एग्जाम दिया होगा या कहीं अगर एंट्रेंस दिया होगा तो कुछ आइडिया होगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या कोई भी शार्प चीज है ऐसे उसको क्रॉस करके देख लो। अगर मिरर इमेज है तो हॉरिजॉन्टली फ्लेक्स कर जाएगा, अगर वाटर इमेज है तो वर्टिकली। टॉपिक लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े आप? नहीं उदित राजगुप्ता सिलोजिज्म नहीं आता है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉगस पेयर। ठीक है, जो भी हल्का फुल्का पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहना, ताकि मुझे भी यहाँ से आइडिया मिलते रहे कि तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, ताकि अगर बाद में रिवाइज करना हो किसी पोर्शन को तो उसमें टाइम ना लगे। देखो एनालॉजी दो तरह से होती है, नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो। पहला होता है ड्यू टू नेचुरल इनहेरिटेंस। जैसे मान लो किसी का भी अगर भाई बहन है, मम्मी पापा, माँ बेटा, कोई भी इनहेरिटेंस अगर नेचुरल है तो हम एनालॉजी जो हम करते हैं, जो हम रिलेशन, एनालॉजी उटपटांग वर्ड तो नहीं लग रहा ना, मतलब रिलेशन जो भी हम ढूंढते हैं उसका रिलेशन काफी नेचुरल होता है, इनहेरिटेड रिलेशन होता है। जैसे नॉन रिलेशन है कि हाँ ठीक है उसका बेटा है, उसका पिता है, उसका भतीजा है, जो भी, तो वो इनहेरिटेड रिलेशन है, उसमें ही हैज नो रोल टू प्ले, ही जस्ट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। दूसरा जो एनालॉजी होता है वो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं अदर देन इनहेरिटेंस, वो सारे उस फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो ये दो टाइप के एनालॉजी हो गए। तो क्वेश्चंस में समझने के लिए ये दोनों फैक्टर्स हम कंसीडर करके क्वेश्चंस में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो अच्छा, एक कुछ मैंने प्रिपेयर भी किया, अगर आप लिखना चाहो तो आई थिंक हेल्पफुल है, लिख सकते हो, नोट करते रहना। इन वर्बल एनालॉजी, या फिर समझ लो, कुछ ज्यादा लिखने का है नहीं। वर्बल एनालॉजी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको दो वर्ड्स दिए रहेंगे, 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको एक रिलेशन डिपिक्ट किया रहेगा कि हाँ ये रिलेशन है, और जो थर्ड वर्ड दिया रहेगा, जनरली थर्ड वर्ड दिया रहेगा, और फिर आपको फोर्थ वर्ड ऑप्शंस में से चुनना होगा। पहले 2 वर्ड में से एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बी और हाइव। ओके क्लियर? बी और हाइव दिया रहेगा, ये फिर लेक्सिकल क्वेश्चंस में आ जाएगा। आपको हाइव पता होना चाहिए क्या है। अगर आपको इनकेस हाइव पता ही नहीं कि हाइव क्या है, या फिर बी के साथ अपीयरी, मतलब जो भी, तो फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। या तो 2 के साथ 2 वर्ड दिया रहेगा, या फिर 2 के साथ 3 वर्ड दिया रहेगा। जैसे मान लो बी दिया है, बी के साथ हाइव दिया हुआ, तो आप समझिए कि बी से रिलेटेड है वो। उसके बाद आपके साथ ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, हॉर्स कैरेज, राइडर बाइसाइकिल, शीप फ्लॉक, काउ बार्न। तो हाइव जो होता है बीज का घर होता है। तो ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। इसमें रीजनिंग में आप कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, कोई पर्टिकुलर कुछ है नहीं इसमें आप कवर कर सकते हो। उस तरफ बार्न जो होता है काऊ का घर होता है, जो अपीयरी होता है बी यार्ड होता है। तो ये सब जो बेसिक चीजें आपको जब तक पता नहीं होंगी आप कर नहीं सकते हो। तो लेक्सिकल प्रॉब्लम सारे सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं, आपके मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं। इनका 2 ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला कि आपको क्वेश्चंस के टाइप पता होना चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सोर्स क्या है, हम लोग क्वेश्चंस बना बना के आपके पास वो भेज देंगे। दूसरा कि लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर है उनके थ्रू उनको देख लीजिए। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़ा कोई वास्ट सिलेबस नहीं है, 10 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मान लो कोई भी अगर एनालॉजी का ले लें, ब्लड रिलेशन ले लें, डायरेक्शन ले लें कि इधर गया उधर गया आगे पीछे, अभी डिस्टेंस से कहाँ है, हर तरह में 10 तरह के क्वेश्चंस होते हैं मैक्स। उन 10 टाइप्स के क्वेश्चंस के अलावा क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन याद नहीं कर सकते, लेकिन आप हर टाइप ऑफ क्वेश्चन याद कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है, ताकि उनके बाद जब वो कंटिन्यू हो तो फिर आपको वो प्रॉब्लम ना करे।
तो फिर आप में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया है तो ये तुरंत आ जाएगा। हाँ ओके, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, फिर इनमें आता है डायग्नोस्टिक सेंटेंस, जो सेंटेंस बेस्ड होते हैं। ये टर्म है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे तो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ये तो क्वेश्चन में आएगा नहीं। एक होता है लेक्सिकल पेयर्स के बाद डायग्नोस्टिक सेंटेंस, जो भी हमारा बेस सेंटेंस होता है, जिसको फादर पेयर कर सकते हैं या फिर और कौन सा हेड पेयर कहते हैं, फादर पेयर नहीं सॉरी हेड पेयर, जो भी हमारा हेड पेयर होता है। हाँ सर मैंने अभी ज्वाइन किया, ठीक है, बाकियों से पूछ लेना, फिर से रिपीट थोड़ी करेंगे। जो हेड पेयर होता है उस पेयर में अगर सेंटेंस क्रिएटेड है तो फिर वो डायग्नोस्टिक सेंटेंस होता है। उस डायग्नोस्टिक सेंटेंस को आप आराम से पढ़ना। आई थिंक अभी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं तो काफी हौच-पौच लग रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। चलो एसएससी सीजीएस लेवल इजी क्वेश्चंस को हमारे साथ हुआ। आयुष उतना भी जरूरी नहीं, हाँ ठीक है करवा सकते हो, कर सकते हो। ऑडियो एंड आउट भी सारा लिख सकते Ambuj, हैं। sorry to interfere. हाँ Ambuj, sorry to interfere. हाँ बोलो देखो। हाँ अंबुज, कोई पीडीएफ या प्रेजेंटेशन तैयार किए हो, मतलब हाँ जो हाँ उसका क्लास प्रेजेंटेशन ले है। रहे हो, है ना? हम्म, तो स्टूडेंट्स आप लोग जितना भी लिख पा रहे हैं, नोट डाउन कर पा रहे हैं, कर लीजिए। जो भी ये प्रेजेंटेशन पीडीएफ है वो आपको रेफरेंस के लिए बाद में सेंड कर दिया जाएगा, बट अभी आप लोग जितना अपना ध्यान दे सकते हैं इस क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए, और जितना समझने का ट्राई कर सकते हैं ट्राई कीजिए, क्योंकि ये भी क्लास होगा, फिर आपको इसी बेसिस पर प्रैक्टिस करना है, और आपकी प्रैक्टिस बहुत है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है? और अंबुज, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जो भी ये बता रहे हो ना टाइप, तो एक एक एग्जांपल देते जाओ, हाँ क्योंकि वही कई करते लोगों के हैं, लिए तो एग्जांपल भी बिल्कुल काफी नया है, काफी ठीक अनक्लियर हो है? जा रहा है तो एक एग्जांपल। एग्जांपल्स, हाँ एक एग्जांपल साथ में रहते जाओ, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा इन लोगों को, आई थिंक। ठीक है बरोबर। देखो जो पहला टॉपिक था एनालॉजी एंड एड वन आउट, उसका पहला एग्जांपल नोट कर सकते हो, नोट करो। बुक इज टू चैप्टर, सेम वे बिल्डिंग इज टू। 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आ रहा है। बुक इज टू चैप्टर, जो रिलेशन बुक का चैप्टर से है, बुक का चैप्टर से क्या रिलेशन है? सेम रिलेशन बिल्डिंग का किस चीज से है? ऑप्शन ए एलिवेटर, ऑप्शन बी लॉबी, ऑप्शन सी रूफ, ऑप्शन डी स्टोरी। स्टोरी कहानी वाला स्टोरी नहीं, स्टोरी वो छत तल्ला जिसको बोलते हैं, फ्लोर। हाँ आंसर का आवाज काफी का सही रहने दो, लॉबी नहीं स्टोरी, तो राइट आंसर होगा स्टोरी। देखो इसमें पहले दोनों थे, 2 वर्ड जो हमें ऑलरेडी दिए हुए थे, बुक और चैप्टर, 2 वर्ड दिए हुए हैं। अब इन दोनों वर्ड का तुमको चुपचाप पहले रिलेशन देख लेना है कि बुक और चैप्टर में रिलेशन क्या है। तो चैप्टर है, एक बुक में काफी सारे चैप्टर्स होते हैं। अब हमें रिलेशन समझ में आ गया कि रिलेशन क्या है, कि बुक कंटेन करता है काफी सारे मल्टीपल चैप्टर्स को। तो बिल्डिंग में हमें क्या कंटेन करता है? बिल्डिंग में बहुत सारे क्या होते हैं? एलिवेटर बहुत सारे तो नहीं होते, एलिवेटर होता है लिफ्ट, एलिवेटर एक ही होता है, एलिवेटर को सीढ़ी। लॉबी, लॉबी एक ही होता है। रूफ, रूफ इलॉजिकल। स्टोरी मतलब अलग अलग बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। तो सिंपल सा है, इसका बेसिक वही ट्रिक है। अगर आपको फर्स्ट 2 वर्ड समझ में आ चुके हैं, फर्स्ट 2 वर्ड का रिलेशन समझ में आ चुका है, तो आपको थर्ड और फोर्थ का रिलेशन निकालना इजी होगा। अच्छा एक और एग्जांपल, काफी इजी एग्जांपल। अच्छा चलो, कैरेट इज टू वेजिटेबल, जो रिलेशन कैरेट का वेजिटेबल से है वो रिलेशन, ऑप्शन ए। देखो 3-4 तरह के आते हैं, एक में 3 वर्ड दिया रहेगा, 2 रिलेटेड, एक अनरिलेटेड वर्ड जिसका फोर्थ वर्ड से रिलेशन रहे। एक होता है सिर्फ 2 वर्ड दिया रहेगा, एक होता है 2 वर्ड दिया रहेगा और सिर्फ थर्ड वर्ड खोजना है, वो तीनों वर्ड इंटर रिलेटेड रहेंगे। ये सेकंड ऑप्शन है, 2 वर्ड दिया है, 2 वर्ड अलग खोजना है। ऑप्शन ए डॉगवुड इज टू ओक, डॉगवुड इज टू ओक। सेकंड ऑप्शन फुट इज टू पॉ, फुट इज टू पॉ। थर्ड ऑप्शन पेपर इज टू स्पाइस।
फोर्थ ऑप्शन शिप इज टू लैम्ब। आ गया आंसर, आ गया। पेपर इज टू स्पाइस। कितना सिंपल है। कैरेट का मतलब पता है, वेजिटेबल का मतलब पता है। कैरेट एक वेजिटेबल है। आंसर क्लियर हो गया। अब चारों ऑप्शन में हमको देख लेना है। डॉगवुड ओक रिलेटेड नहीं है। एक तो इंपॉर्टेंट, आधे लोगों को डॉगवुड का मतलब ही पता नहीं चल रहा होगा, इसलिए कह रहे हैं जो बेसिक आपका जनरल नॉलेज है वो भी अपडेट करते रहेगा, उसको भी कंटिन्यू करते रहेगा, जिसके चलते जो क्वेश्चंस हैं, जो उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, उन्हें आप क्लियर आउट कर सको। पेपर इज टू स्पाइस होगा इसका आंसर, क्योंकि पेपर एक स्पाइस का पार्ट है, एक वन ऑफ द स्पेसिस ऑफ स्पाइस है। आई थिंक क्लियर हो गया है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर पेपर कोई बात नहीं, उतना काफी लोग हैं, उतना काफियों का एक्सेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा हिंदी ठीक है ना, हिंदी में किसी को दिक्कत नहीं है ना, सब तो समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 वाला। हाइपर इज टू हाइपो। हाइपर HYPER is to hypo HYPO as option A. Diastolic is to systolic, DIASTOLIC is to systolic, SYSTOLIC. Over is to under, small is to large. Option D, stale is to fresh. क्वेश्चन क्लियर था। जो रिलेशन हाइपर का हाइपो से है, HYPER, हाइपर का जो रिलेशन HYPO हाइपो से है, वो रिलेशन डायलोस्टिक का साइस्टोस्टिक से है, या ओवर का अंडर से है, स्मॉल का लार्ज से है, या स्टेल का फ्रेश से है। आंसर आने लगा अब काफी। अरे छोटा भीम, तुमको बार बार समझ में नहीं आ रहा है। दोनों एंटोनिम्स हैं। जो हाइपे होता है वो एंटोनिम होता है हाइपो का, तो इसका आंसर होगा ओवर इज टू अंडर। काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो अब बोलने में क्लियर नहीं हो रहा है, काफी क्लियर नहीं हो रहा है वर्ड। पॉइंट ये है कि काफी बार, हाँ काफी बार एंटोनिम सिनोनिम नहीं रहेगा। काफी बार आपके क्वेश्चंस में रहेंगे सिर्फ वर्ड को क्रॉस किया रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, तो वही समझना है बस। साइलेंस इज टू नॉइस। जो रिलेशन साइलेंस का नॉइस से है वो रिलेशन ऑप्शन ए, क्वाइट इज टू पीस, बाल्डनेस इज टू हेयर, टॉक इज टू विस्पर, सिंगर इज टू डांस। हाँ जो रिलेशन साइलेंस का नॉइस से है, साइलेंस मतलब सन्नाटा, नॉइस मतलब हल्ला, एंटोनिम है। अब इसमें चारों ऑप्शन में एंटोनिम कौन है खोज लो। क्वाइट, पीस, टॉक, विस्पर, बाल्डनेस, हेयर, सिंगर, डांस। काफी सही क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूज होंगे इसमें। आने लगा। डांस कहाँ मैंने बोला, डांस तो कहीं बोला ही नहीं मैंने। नहीं बाल्ड हेयर सही है। हाँ दोनों अपोजिट हैं, जिस तरह साइलेंस नॉइज का अपोजिट है उस तरह बाल्डनेस हेयर का अपोजिट होगा। देखो पॉइंट ये है कि एक एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कोई लिमिटेशन है नहीं। हाँ और जो क्वेश्चंस में जो कंटेंट कैरी कर रहा है वो कंटेंट का भी बाल्डनेस हेयर एक एक एंटोनिम भी कोई याद नहीं करा सकता है। पॉइंट है इस क्लास का, इस इंटरेक्शन का पॉइंट बस इतना है कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है, क्वेश्चंस को पढ़ते समय किस चीज पर फोकस करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एलिमिनेट करना है, ये सब आइडिया तुम लोग को मिल जाए, बेसिक आइडिया सबको मिल जाए। क्योंकि रीजनिंग का कोई क्लास नहीं होता, रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ो ये चैप्टर x² b² कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके थोड़ा स्लोली पॉइंट
पॉइंट ये है कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसका आइडिया बस तुम लोग को मिल जाना चाहिए। क्योंकि जो जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस कोई नहीं करा सकता, और ना ही रीजनिंग में कोई फॉर्मूला होता है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, और सबसे इजी पोर्शन होता है ये बीए एंट्रेंस का, सब लोगों का हो जाता है, एक बेसिक अमाउंट सबका आ जाता है, बेसिक मार्क्स सबका आ जाता है, इसलिए ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर चलें। कॉपी का मैं स्क्रीन शेयर कैसे कर दूं? प्रेजेंटेशन जो है पीडीएफ तुम लोग को बाद में मिल जाएगा, तुमको जस्ट क्लास के बाद में पीडीएफ प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर कर दूंगा। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग, फिर भाई कोडिंग डिकोडिंग में कोई फॉर्मूला नहीं है कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन मिला ये अप्लाई कर दो, कुछ वैसा फॉर्मूला नहीं होता है। किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पे या फिर मैसेज करो मुझे, मैं भेज दूंगा। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज? 1, which number will come next in the series? 1, 4, 7, 10, 13, आई थिंक बोलते बोलते सब समझ गए होंगे। 16, नेक्स्ट आंसर क्या आएगा? कितना टाइम? 19, राइट। तो इसका भी देखो एक फॉर्मूला है, जितने नंबर्स दिए गए हैं उनको आराम से एक, अगर रफ पेज मिलता है, रफ स्पेस मिलता है, उस रफ स्पेस पर सारे नंबर्स लिख लो, उनका जो भी रिलेशन है वो रिलेशन लिख लो। जैसे ये जो क्वेश्चन था ये काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें क्या था, सब में 3 3 ऐड करते गए, जो अगला डिजिट था वो 3 ऐड करने पे आ जाएगा। स्क्रीन शेयर, एक सेकंड रुको यार, कैसे मैं कॉपी का स्क्रीन, एक तो ये जूम पे कुछ समझ नहीं आता है। चैट शेयर स्क्रीन, कृतिका सुन रही हो क्या? अंबुज Yes, Ambuj. शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा वहाँ, जाकर उसको चूज करो, आ जाएगा। Yes, Ambuj. जैसे शेयर स्क्रीन करोगे ना तो वहाँ पर, अच्छा, तो इसमें पहले से जो वहाँ पर मतलब जो रखा फाइल हुआ है ओपन किए रहोगे उसका ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ही तुम कह हाँ, रहे जो हैं। फाइल ओपन किए होगे ना सामने, शेयर स्क्रीन जाकर उसे अच्छा चलो, ये जो है मैं प्रेजेंटेशन इसी को शेयर करता हूँ। हाँ उसी को शेयर कर लो। दिख रहा है? Yes, Ambuj. हाँ परफेक्ट है। ये था स्टार्टिंग एनालॉजीज, मेथड एंड क्वेश्चंस। ये कि एनालॉजी किस बेसिस पर डिटेक्ट करते हैं। फिर से वही बात, कोई रूल नहीं होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है बस। किस वे में स्टार्ट कर सकते हैं, किस स्टाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर एलिमिनेट करना है किसी क्वेश्चन में तो कहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका एक बेसिक आइडिया ले लो। और जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जितने अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आइडिया एक बार मिल जाए तो फिर एग्जाम में थोड़ा जल्दी हो जाए। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? Ambuj, verbal analogy questions. They will ask you to हाँ define ठीक है, ठीक है। relationship. ये नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, राजकुमार, ऋतिक सागर, दीपक कुमार, समझ में आ रहा है सब तुम लोग को?
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एनालॉजी से एग्जांपल देख लो, बी हैव जो मैं बता रहा था अभी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यार बिना ऑडियो के तो कोई फायदा ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है ऐसे। Ambush, there are few students जो ये कह रहे हैं कि उन्हें लाइक मतलब तुम समझा दो अभी और आप बाद में ग्रुप मतलब ग्रुप में पीडीएफ भेज देना, ये कर वही सकते तो कर रहे थे, है ना। चलो ठीक है। ये और काफी स्लाइड है, इसमें 6-7 स्लाइड है, मैं बाद में ये शेयर कर दूंगा। अभी हैं तो सामने से बात कर लेते हैं, फिर बाद में ये तो खुद से देख के लिख ही सकते हो। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कैसे करें? सिनोनिम एंड एंटोनिम का काफी सारा बुक आता है, जेन्युइन टेंस का भी एक अरिहंत का बुक आता है, उसमें भी काफी प्रिसाइज दिया हुआ है, उसे पढ़ सकते हो। या फिर रेन एंड मार्टिन तो अल्टीमेट हो जाता है, उसका भी देख सकते हो। एक रेन एंड मार्टिन फिल्टर आता है, वो बुक, हाँ रेन एंड मार्टिन फिल्टर आता है। उसमें जैसे रेन एंड मार्टिन काफी मोटा बुक होता है, उसमें सिनोनिम वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। तो रेन एंड मार्टिन हाँ अब आता है तो आता, क्या कर सकते हैं उसमें। उसका पीडीएफ मोहम्मद भाई, उसका पीडीएफ भी मिलता है। उसका पीडीएफ अगर मुझे मिलेगा तो मुझे मैसेज करना, तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ। रेन मार्टिन फिल्टर में काफी लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिक अप टू क्लास 5 क्लास 6 के लिए होता है, तो वो वाला काफी काम कर जाएगा इसमें। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल लेवल भी पढ़ सकते हो। नॉर्मल लेवल में फिर अगेन काफी ज्यादा रहता है, नॉर्मल लेवल में काफी मोटा बुक है, काफी ज्यादा है। अब उतना टाइम तुम लोग को देना नहीं है, तुम बाकी जो कंट्रीज का जो टॉपिक है वो सब कंप्लीट करोगे, और वो सब ज्यादा मैटर करता है। ये सब 1 नंबर 2 नंबर मतलब जनरली इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। सर कोडिंग डिकोडिंग कैसे सोल्व करें, उसमें ज्यादा नहीं समझ आता। कोडिंग डिकोडिंग कहाँ कोई पर्टिकुलर कोडिंग डिकोडिंग का, देखो फिर वही बात है, कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन देखो, जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो पैटर्न देखो क्वेश्चंस के। जो पैटर्न होता है फॉर ग्रांटेड, पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। जो पैटर्न्स आए पिछले 3, आरती कुमार एजेंट बोलो, यहाँ कमेंट कर दो आरती। अब यहाँ अब कैसे ही होगा, फिर पर्सनल मैसेज करना, अनम्यूट कैसे करें। अच्छा हाँ ठीक है, ब्लड रिलेशन का एक मैं ट्रिक देता हूँ। ब्लड रिलेशन सब नोट कर लेना ट्रिक। अच्छा एक नहीं तो अच्छा मैं एक वीडियो रेफर कर दूंगा इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद, इंटरेक्शन के बाद। एक डियर सर करके एक टीचर है, यूट्यूब पे उनका 10-15 मिनट का क्लास है, उनका ब्लड रिलेशन पढ़ लो, काफी सही है। किसी एस्पायरेंट ने मुझे लास्ट ईयर बताया था कि उनका वीडियो काफी रिलेटेड, वो ट्रिक सेम है, वो ट्रिक हम लोग भी पहले वही ट्रिक यूज करते थे। जो भी तुमसे रिलेशन है ब्लड रिलेशन में नोट करना, जो भी रिलेटेड, जो भी तुमसे रिलेटिव, तुमसे ऊपर आते हैं एनालॉजी में, लाइक जो तुम्हारे मम्मी हुए, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे नाना, मतलब तुमसे अपर जनरेशन के जो भी लोग हैं, उनको अपर एरो देके डिनोट करना। ओके, खुद को एक पॉइंट कर लेना। तुम जैसे बोलते हैं वो तुम्हारे चाचा के नाना का भतीजा का बेटा का भांजा का शाली का, वो जो भी रहता है ना, तो जो पर्सनल रिलेशन स्टार्ट करना एरो से, सारे एरो से। जो भी तुमसे अपर जनरेशन के हैं उनको अपर एरो देना, ठीक। जो भी तुम्हारे पैरेलल जनरेशन का है, पैरेलल जनरेशन इन द सेंस कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा कजन, तुम्हारी बहन, तुम्हारा दोस्त, उन सबको एरो देना, या तो राइट हॉरिजॉन्टल देना, या तो लेफ्ट, मतलब या फिर मतलब कोई भी राइट या लेफ्ट का एरो दे देना डिनोट करने के लिए। जो तुमसे नीचे वाले जनरेशन के हैं क्वेश्चंस में, उनको डाउन एरो देना। जैसे अगर तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, जितने भी लोग हैं उनको डाउन एरो से डिनोट कर देना। क्लियर? अब अगर मेल है, अब मेल फीमेल, काफी क्वेश्चंस में मेल फीमेल क्लियर होता है कि
राम इसका भाई है, रोहन इसका ऐसे पिता है, तो ऐसे क्लियर होता है। तो प्लस माइनस दो साइन यूज कर सकते हो। भाई को प्लस दे दो, मतलब मेल जेंडर को प्लस दे दो या माइनस दे दो, या फिर फीमेल जेंडर को प्लस दे दो माइनस दो, कोई एक साइन अपना डिफाइन कर दो, जनरली प्लस माइनस कर दो। तो मेल जेंडर को अगर तुमको प्लस देना है तो जो भी मेल है उसमें एरो देने के बाद बगल में प्लस ऐड कर दो, तब तुमको पता चल जाएगा कि इसकी एक जनरेशन ऊपर का मेल है। अगर तुमको एक जनरेशन नीचे है या फिर सेम जनरेशन है फीमेल है, तो तुम सेम जनरेशन कह दो और बगल में फीमेल दे दो। अब क्या है कि अगर तुम्हारे सेम जनरेशन अगर ऊपर आते हैं तो तुम्हारे मम्मी पापा चाचा चाची तक का तो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर कर देगा साला साली भांजा, तो रिलेशन ब्रेक कर दो। रिलेशन ब्रेक करने का मतलब कि भांजा कैसे रिलेटेड होते हैं, हमारे मम्मी के रिलेटेड में इस साइड से, मतलब बहन का बेटा ऐसे हो गया। तो जैसे अगर क्वेश्चंस में डायरेक्ट भांजा है तो तुम उसको दो रिलेशन में तोड़ सकते हो। पहला सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, तुम उसको कर दो अपनी बहन से रिलेट। तो पहली बात तुम अपना सेम डायरेक्शन का एरो दो और उसमें माइनस कर दो, तुमको तो बहन का रिलेशन है। उसके बाद उस बहन का बेटा, भांजा भांजी जो भी हो, तो काफी क्वेश्चंस में तो क्लियर होता है, जैसे राम रहीम नाम लिख देता है, प्रीति मतलब जो भी नाम है नाम लिख देता है। काफी क्वेश्चंस में क्लियर होता है, लगता है पी इज द ब्रदर ऑफ ए, क्यू इज द सिस्टर ऑफ ए। तो जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है आराम से एरो दे दो चुपचाप और रिलेशन ब्रेक करके लिख दो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर एरो जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट होगा तुमको रिलेशन साफ साफ दिख जाएगा कि अच्छा ये रिलेशन है ये रिलेशन है। हाँ, करंट अफेयर्स द हिंदू अगर पेपर कोई आता है तो द हिंदू पढ़ लिया करो, द हिंदू से करंट अफेयर तुम्हारा कंप्लीट रहेगा। फिर करंट अफेयर काफी वीडियोस भी आते रहते हैं यूट्यूब पे। करंट अफेयर हम लोग भी पीडीएफ बनाएंगे तुम लोग को भेजते रहेंगे। हाँ, करंट अफेयर्स का नोट्स हम लोग देंगे, मिस्टर जो भी है हम लोग करंट अफेयर का नोट्स दे देंगे। नहीं तो तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर से काफी ये हो जाएगा। सर सिटिंग अरेंजमेंट, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी एनालॉजी तुम डिफाइन कर लो, उसका कोई ट्रिक तो नहीं है। अच्छा उससे पहले एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ब्लड रिलेशन से पहले रुको मैं निकालता हूँ। अभी तो नहीं दिख रहा, नहीं हाँ दोनों कोई भी एक कंटिन्यू कर दो पेपर, कोई भी एक पेपर कंटिन्यू करो, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू दोनों में से कोई भी एक पेपर, इवन हिंदी का कोई अच्छा पेपर है तुम लोग कंटिन्यू कर दो। ठीक है, करंट अफेयर का भी नोट्स अगर बनेगा तो तुम लोग से क्लास में शेयर होता रहेगा। सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ना, सब जितने भी एस्पिरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप हो उस ग्रुप पे आते रहेगा। टेलीग्राम वाले पे भी पीडीएफ मिलते रहेंगे, इस पे भी मैं अभी इसके बाद वो भेज दूंगा। और कोई अगर ऐसा वियर्ड क्वेश्चन है जो तुम लोग को लगता है कि रिपीट हो रहा है लास्ट क्वेश्चन में, वैसे सारे क्वेश्चन का नोट हमने कर लिया है, टॉपिक्स भी नोट करा दिया है। एक रिलेशन वाला जो क्वेश्चन ये बोल रहा था, एक रिलेशन क्वेश्चन का एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन नोट करो। नहीं ये कौन है, उत्कर्ष सिंह। देखो यूपीएससी सीएससी का सिलेबस में काफी वास्ट आ जाएगा, मैच करेगा ऑब्वियसली मैच कर जाएगा। अब तुम उतने यूपीएससी लेवल के प्रिपरेशन करोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन देखो इट्स अपॉन यू, तुम कितना टाइम दे सकते हो और कितना टाइम देना चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है कंट्री का जो सिलेबस है तुम्हारा सारा कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो तुम रीजनिंग पढ़ो अपना, तुम करंट अफेयर अपना यूपीएससी वाला सिलेबस पढ़ते रहो, फिर अगले साल यूपीएससी दे देना, तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अगर तुमको लगता है अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट शाश्वत सिंह, अरे इतना तो क्वेश्चन नहीं आता जितना तुम टॉपिक लिख दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, एक सिटिंग अरेंजमेंट बचा ना। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो इसके बाद अभी जो मैं क्या नाम है शाश्वत, इसके बाद जो अभी मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा ना उसका सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ नोटेड है। तो ये मैं लिखवाने जा रहा था लेकिन फिर मैं लिखवाऊंगा फिर भाई दिक्कत होगा, फिर समझ नहीं आएगा। क्या नाम है इसका, क्या नाम हाँ लूसेंट से भी पढ़ सकती हो,
आरती कुमारी लूसेंट से पढ़ सकते कोई दिक्कत नहीं। और आदित्य कोडिंग डिकोडिंग जो प्रेजेंटेशन दिए हैं उसमें कोडिंग डिकोडिंग इन्वॉल्व है, और कोडिंग डिकोडिंग में कुछ पढ़ाने का नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में सेम मैंने कहा रीजनिंग है, पहला 2 वर्ड है जो भी कोड उसमें सोल्व है, क्योंकि देखो कोडिंग डिकोडिंग का जो बाकी पिक्टोरियल सेक्शन आता है, कोडिंग डिकोडिंग का जो टफ पोर्शन होता है पिक्टोरियल सेक्शन, वो जेन्युइन क्वेश्चंस में आता नहीं है। तो जो वर्बल नहीं, नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आती है, पिक्टोरियल पोर्शन नहीं आता है जनरली क्या जेन्युइन नहीं आता है पिक्टोरियल, वो फोटो वाला कि इस फोटो का पोर्शन वो सब नहीं आता है। आप जितना पढ़ाते हैं लोग उतना तो सफिशिएंट तो नहीं है। अरे देखो बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग या फिर रीजनिंग के क्लास में कोई पढ़ाता नहीं है कुछ। मैं तुमको आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है। हम लोग इसके बाद फिर से एक पीडीएफ बनाकर तुम लोग भेजेंगे, एक या 2-3 पीडीएफ इसका तुम लोग क्वेश्चन बना के भेजेंगे, तुम लोग का क्वेश्चन शीट भेजेंगे। अभी एक जो लंबा सा प्रेजेंटेशन था वो प्रेजेंटेशन देख लेना तुम लोग को, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक, किस तरह से सोल्व करना है उसका नीचे एक रीजन दिया हुआ है रीजनिंग की, हाउ टू गो अबाउट इट, वो दिया रहेगा, उसमें देख लेना। उसके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन का भी मैंने बताया, तो एरो देके क्लियर कर लो। अच्छा हाँ, एक और सिंपल चीज जो कि काफी लोग पूछते हैं, डायरेक्शन वाला नोट करना सब, ये भी काफी क्वेश्चंस कैरी करता है डायरेक्शन वाला भी। जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन ए स्टैंड समवेयर और फिर वो साउथ की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला, साउथ की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला, फिर ईस्ट चला 5 किलोमीटर। हाँ हाँ, अरिहंत की रीजनिंग से भी तैयारी कर सकते हो। फिर ईस्ट चला 5 किलोमीटर, फिर वहां से फिर नॉर्थ चला 15 किलोमीटर। तो अभी वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन से कितना दूर है? ये जो क्वेश्चन है ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आता है तो 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा। यही क्वेश्चन इन द सेंस की मतलब ये जो टाइप है क्वेश्चन का, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ 5 हाइपोटेनस निकालना था, रूट अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वो। तो क्योंकि 10 किलोमीटर चला, फिर 15 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर ऊपर 5 किलोमीटर ऐसे, तो 5 5 25 5। तो अगर डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आता है तो अगर आपके पास ग्राफ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा, तो एक पेपर पे एरो बना लो, 2 एरो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 लाइन नोट कर दो। 4 लाइन नोट करने के बाद जो सेंटर पॉइंट है वहां पे उस इंसान को खड़ा कर दो जिस इंसान से भी क्वेश्चन रिलेटेड है। उसके बाद वो जहां जहां चलते रहे उसको ब्लॉक वाइज कट करके उसको उतना आगे बढ़ा दो। उतना आगे बढ़ाने के बाद ऊपर नीचे करके तुम जहां भी फाइनल वो साउथ नॉर्थ ईस्ट है घूम पे जहां पहुंचता है वहां से फिर लाइन खींच दो। 99% चांस है कि वो हाइपोटेनस क्रिएट करेगा। अगर हाइपोटेनस क्रिएट नहीं करता तो फिर स्ट्रेट लाइन रहेगा, फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, हाइपोटेनस नहीं रहा, तो फिर काफी लेंदी हो जाएगा और वो ऑब्वियसली नहीं पूछेगा, किसी कंडीशन में नहीं पूछेगा। ये टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बस आपका जो डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे 10 किलोमीटर चलाए और फिर एरो मारने के चक्कर में 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की जगह 14 किलोमीटर के ऊपर। तो वो सही रखना। आपका 90 डिग्री वो बनना चाहिए, डायमेंशन बनना चाहिए। उसके बाद हाइपोटेनस कर देना और हाइपोटेनस का निकाल देना। 99% चांस है कि आपका यही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन इजीली कंप्लीट। इंग्लिश की क्लास मिलेगी? हाँ इंग्लिश की क्लास भी मिलेगी। लूडो रीजनिंग नहीं आएगी भाई, इतना चिंता क्यों कर रहे हो? अंबुज सॉरी अगेन वो बात नहीं भैया, गौरव बोलिए। अंबुज सॉरी अगेन। बोलिए। हाँ प्लीज आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप लोग प्लीज रीजनिंग की क्लास पर ध्यान दीजिए। अगर रीजनिंग के अलावा कोई भी डाउट है, इंग्लिश क्लास मिलेगी कि नहीं, करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, एक एक का जवाब दूंगा, सबको जवाब दूंगा। लेकिन प्लीज अभी क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। रीजनिंग की क्लास हो रही है, रीजनिंग की क्लास होने दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो रीजनिंग सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, उन्हें एटलीस्ट डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसके आंसर्स ही लिखें, या रीजनिंग से रिलेटेड कोई इशू है तभी उसको मेंशन करें। अदरवाइज प्लीज आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी और चीज से रिलेटेड, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में है बहुत सारा का नंबर होगा आपके पास, कांटेक्ट में होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। प्लीज इट्स रिक्वेस्ट। ओके चलो ठीक है, और भैया
हाँ तो बता दिया मैंने, अगर ग्राफ है आपके पास तो बहुत बढ़िया है, ग्राफ यूज कर लो, ग्राफ से आप पॉइंट कर सकते हो तो आपका डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ग्राफ नहीं है तो 2 एरो बना सकते हो, जैसा कि ग्राफ आप नॉर्मल सा पढ़े हुए हो, तो ग्राफ बना लो एरो, और ग्राफ एरो बनाने के बाद उसको डायरेक्शन चेंज करते जाओ। तो फाइनली जिस डायरेक्शन में खड़ा है हाइपोटेनस होगा, मोस्ट प्रोबेबली हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस निकाल दो। हाइपोटेनस का सबको फार्मूला पता ही है, रूट एंड रेस कर दो वो वाला, आराम से निकाल दो और जो आंसर आएगा आंसर कर दो। एक और टाइप होता है क्वेश्चंस का, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है रीजनिंग में, इन द सेंस कि जैसे क्वेश्चन का एग्जांपल जैसे है द वे मिरर इज टू अ ह्यूमन, नोट नहीं करना, मतलब सुन लो, द वे मिरर इज टू अ ह्यूमन, chalk is to, तो ये क्वेश्चन जेएनयू के इंटर से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक दूसरे, हाँ chalk is to ब्लैक बोर्ड आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जेएनयू एंट्रेंस में नहीं था, लेकिन दूसरे किसी एग्जाम का एक ये लिया हुआ क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं, ध्यान से सुनना, 2 तरह के देखो ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है एलिमिनेटिव ऑप्शन, एक होता है सिलेक्टिव ऑप्शन। जो एलिमिनेटिव ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं, मतलब जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो 3 ऑप्शंस गलत होते हैं। और जो सिलेक्टिव ऑप्शंस होता है उसमें जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो चारों ऑप्शन सही होते हैं, उसमें जो सबसे सही ऑप्शन होता है आपको वो चुनना होता है। जेएनयू एंट्रेंस में मोस्ट प्रोबेबली 90% क्वेश्चंस एलिमिनेटिव रहते हैं, जिसमें कि जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे, तो आपको सिर्फ एक सही ऑप्शन चुनना है। जिस तरह के अगर रिलेटेड क्वेश्चन है, एनालॉजी क्वेश्चन है, जैसे मान लो जैसे बी हाई वाला क्वेश्चन था या फिर काऊ और पार्ट वाला क्वेश्चन था, तो आपको पता है कि गाय का इस चीज से रिलेशन है, तो उसके बाद अगर आपको शिप दिखा तो आप क्वेश्चंस में अगर आपको मान लो आपका नॉलेज उतना नहीं है, इन केस के आपको मतलब याद नहीं आ रहा है या फिर आपको पता नहीं है कि शिप जो है वो कहाँ रहता है, तो जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ये जेएनयू के लिए काफी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, खास करके रीजनिंग में, क्योंकि जेएनयू का काफी लिमिटेड क्वेश्चंस रहता है। तो जो 4 ऑप्शन दिया हो, आपको कुछ नहीं पता, अगर आपको लगता है कि शिप के बारे में कुछ कहाँ रहता है कुछ आइडिया नहीं है, तो आप जो 4 ऑप्शन दिए चारों वर्ड को ध्यान से देखना। उन चारों वर्ड में हो सकता है एक वर्ड हो कुछ जो कि हॉर्स से रिलेटेड हो, आपको स्टेबल दिख जाए, तो आप इतना तो टाइम अंदाजा लगा सकते हो कि ये तो शिप से रिलेटेड नहीं है। बाकी भी 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर सकूं तो श्योर शॉट जाके वो चौथा ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इंटरव्यूज में होता है ना कि 2 टाइप के सिलेक्शन होते हैं, एक होता है एलिमिनेटिव सिलेक्शन, एक होता है सिलेक्टिव सिलेक्शन, कि एक होता है जिसमें कि लोग आपकी क्वालिटीज देखते हैं क्वेश्चंस में। ये स्क्रीन शेयर कौन स्टार्ट किया है? क्लास कितने बजे से? क्लास बस हो गया 5-10 मिनट और। ये कौन है? डोरेमोन? कृतिका? Yes, yes, Amrit, I'm looking into ये this. कौन स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? Wait, I'm looking into this. Okay, Ambuj, you can continue. कोई इधर ही का ही था क्या? मतलब हम ही लोग में था क्या? नहीं, कुछ एलिमेंट्स हैं। असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो भी मेन टॉपिक था आई थिंक मैंने बोल दिया है। आफ्टर डिनर रोज एंड रैंक्स का भी क्वेश्चंस नहीं आता है। तुम लोग बहुत ज्यादा भी मत पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि रीजनिंग में ही पीएचडी कर लो, उतना क्वेश्चंस आता नहीं रीजनिंग का। जो भी क्वेश्चंस होते हैं ऑन स्पॉट सोल्व होने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनका मैंने एग्जांपल दे दिया। जो बचा कुचा क्वेश्चन है एक बार तुम लोग प्रेजेंटेशन देख लेना, क्योंकि अभी ऑडियो नहीं है ना, तो और ऑडियो रहता भी तो 190-150 लोगों के लिए बार बार ये सबका सुनना ही पॉसिबल नहीं था। तुम लोग एक बार प्रेजेंटेशन देख लो, प्रेजेंटेशन समझ लो, एक पीडीएफ बना के हम भेज देंगे, पीडीएफ तुम लोग पढ़ लेना, समझ लेना। उसके बाद अगर फिर से अगर हुआ तो 15-20 मिनट आधे घंटे का फिर से एक बार रीजनिंग के लिए मिल लेंगे, जो तुम लोग को जो चीज समझ में नहीं आएगा या फिर जो कोई टॉपिक अलग से तुम लोग प्रपोज करोगे, क्योंकि रीजनिंग का टॉपिक अगर तुम लोग एक एसएससी का जो बुक आता है ना, एससी का क्या तो नाम है ऑथर का, याद नहीं आ रहा,
80 70-80 तो टॉपिक दिया है उसमें, तो अगर हम लोग उसके हिसाब से चले एसएससी वाला या नॉर्मल, तो 70-80 तरह की रीजनिंग पढ़ते ही रात हो जाएगा, वो निकल जाएगा सारा, जेन्यू प्रिपरेशन से निकल जाएगा। तुम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखना, पीडीएफ पढ़ लेना, जो अभी प्रेजेंटेशन भेजेंगे प्रेजेंटेशन देख लेना, डायरेक्शन वाले अभी तो डायरेक्ट प्रकृति अभी तो समझाए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन तुम लोग देख लेना। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा टॉपिक लगे कि जो यूएनयू के एंट्रेंस में आता है और हम अभी मिस कर गए हैं, तो तुम लोग फिर से एक बार बता देना, एक बार फिर से मिल लेंगे, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सनल कुछ क्वेश्चन हो तो पर्सनली हमको बता दो। मेरा नंबर होगा कि नहीं होगा, नहीं कोई बात नहीं, इन लोग से कॉन्टैक्ट करें, इन लोग हम फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर मेरा नंबर भी भेज देंगे, क्लास में भी हम भेज देंगे, अगर किसी को पर्सनली हमसे कॉन्टैक्ट करना हो रीजनिंग के लिए बता सकता है। वैसे रीजनिंग तुम लोग किसी से भी पूछ सकते हो, जितने हैं यहाँ, गौरव या कृतिका, तुम किसी से भी पूछो रीजनिंग सबको ही बता देंगे, रीजनिंग का कोई ऐसा लोड नहीं है। क्लॉक 9-6-3 याद रखो, ऐसा गोल सा बना दो, 12-9-6-3 याद रखो, कितना आगे जाता है कितना पीछे। तो वैसे क्लॉक का क्वेश्चन भी आज तक कभी देखे नहीं, पिछले साल के क्वेश्चन तुम लोग 2-3 साल का क्वेश्चन कम से कम प्रेजेंटेशन में भी भेज दूंगा, अनुपम सिंह मैं भी प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। चलो ठीक है, मुझे जो कवर करना था मैंने तो जो 4-5 पॉइंट्स 4-5 टाइप के क्वेश्चन सोच के रखे थे मैंने कर लिया है। और अगर किसी कुछ अलग से कुछ अभी के बारे में क्लास के बारे में या फिर कुछ और पूछना है तो पूछ लो, 5 मिनट अभी है टाइम, 5-7 मिनट उसका खत्म करते हैं, 6 मिनट और। चलो अगर किसी कुछ और सिंबल सब्स्टिट्यूशन का वेन डायग्राम वाला सिंबल सब्स्टिट्यूशन पूछ रहे हो, क्या पूछते हो? हाँ ये मेरा नंबर एसके कौन? दैट्स मी। अच्छा तुम ही हो, हाँ वो नंबर है मेरा, वो तो किसी को अगर पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे है या फिर कहीं भी मेरे नाम से मैसेज कर दो एक बार, I'll get in touch. If you can explain artificial language, like अगर एक एग्जांपल के थ्रू, भी काफी सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज का। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन बोलते हैं शेयर मार्केट डूइंग वेल, ठीक 4 वर्ड है, शेयर मार्केट डूइंग वेल। अब इसका जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में जो कोडिंग है वो कोड है वा जो बा मा, वी ए पहले वर्ड के लिए, शेयर के लिए है वी ए, मतलब शेयर की जगह पे है, शेयर के लिए नहीं। मार्केट पे है जो जे ओ, डूइंग पे है बी ए, और वेल पे है एम ए। क्लियर? शेयर मार्केट डूइंग वेल इज रिटन एज वा जो बा मा। सेकेंड स्टेटमेंट, लर्न टू शेयर स्टफ, learn to share stuff is written as C pa la va, SIC PA pa LA la VA va. Clear? Third statement, well known to market, well known to market is written as C nu ma jo, SIC NU nu MA ma JO jo. Fourth statement, stuff the whole market, stuff the whole market, stuff the whole market is written as fee FI ma PA pa DO do, fee ma pa do. What does the code BA stand for? शेयर होता सजिद, मैं
वही प्रेजेंटेशन क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, तुम लोग को मिल जाएगा इसके बाद। हैव पेशेंस। क्वेश्चंस लिखा था सबने? देखो क्वेश्चंस तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते रहेगा, उसका आंसर आता रहेगा। अब इसका ट्रिक क्या मतलब, एक जो सिंपल जिस तरह से लोग अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, वो बताते हैं वो कैसे करना है। जो भी वर्ड है, जैसे 4 वर्ड था ना, शेयर, मार्केट, डूइंग वेल, चारों वर्ड को अलग अलग लिख दो। ठीक, चारों वर्ड को अलग अलग लिख दिए, शेयर, मार्केट, डूइंग वेल। और इसके बाद जो इसका कोड था, वा, जो, बा, मा, VAJOBA और M में जो कोड था ना, उस वर्ड के नीचे एरो देके ये चारों सेंटेंस लिख दो। जैसे शेयर के नीचे वा लिख दिए, मार्केट के नीचे जो लिख दिए, डूइंग के नीचे वा लिख दिए, और इस तरह चारों का कर दो। मतलब कि चारों के एंड में चारों सेंटेंस लिख के, चारों स्टेटमेंट लिख के, चारों के अंत में, चारों के नीचे इन चारों का कोड लिख दिए। उसके बाद HCF निकालना जानते हो सब? HCF निकालते थे स्कूल में। वो कैसे कॉमन करके, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे गोल करके कॉमन करके निकालते थे। तो उस तरह कॉमन करके जो भी तुम्हारा वर्ड लग रहा है कॉमन, वो कॉमन करके उसको सर्कल कर लो। तो जो भी कॉमन करने पर सर्कल आएगा वो उस वर्ड का रिलेटिव एनालॉजी होगा। इसका अगला और 2-3 क्वेश्चन है, वो भी लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेल नोन शेयर? बात तो बहुत इजी हो गया, शेयर मार्केट डूइंग वेल में वहां जो बात था, तो बा मतलब थर्ड वर्ड, तो डूइंग आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन लिखो इसी टाइप में, सेम स्टेटमेंट पे, नया स्टेटमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेल नोन शेयर? अब इसमें वेल नोन शेयर कौन रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन ए जो, नु, पा। और हाँ, जो एलिमिनेशन का बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट और टाइम सेविंग इसमें ट्रिक है एलिमिनेशन। सबसे टाइम सेविंग तरीका है। जितने भी सबसे, क्योंकि लेंदी यही जाता है, सबसे लेंदी यही टाइप ऑफ क्वेश्चन जाएगा। तुमको लिखते लिखते वाजो, बाबो, माचो, चाचो करके हालत खराब हो जाएगा। बस एरो दे के नीचे करते जाओ, ऑप्शंस देखो। तुमको आउट ऑफ जो लिखा, जो कोड लैंग्वेज में है भी नहीं, नीचे उसका भी ऑप्शन दिया रहेगा काफी बार। तुरंत तुरंत उन लोग को हटाओ, जो बच गया हम लोग दोनों में मिलाओ, जो मैच करता है उसको तुरंत आंसर दो, एलिमिनेट करके बनाओ, सबसे जल्दी बनेगा, सबसे आसान तरीके से बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेल नोन शेयर? ऑप्शन ए जो, नु, पा। ऑप्शन बी वा, नु, सी। यही प्रॉब्लम है ना बोलने में, अब डिक्टेट करने में यही इशू है। वा, नु, सी। ऑप्शन सी नु, वा, जो। ऑप्शन डी वा, जो, को, QO।